हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट और आज हमारे साथ हैं रमेश अग्रवाल जी, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। साथ में उन्होंने एलएलबी भी की है और 24 से भी ज्यादा ईयर्स का सर को एक्सपीरियंस है, उनकी प्रैक्टिस है। तो आज इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर सर हमसे डिस्कस करेंगे रेरा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सर की एक फर्म भी है, सीए फर्म, जिसमें वो प्रैक्टिस करते हैं। 24 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे रेरा के बारे में। रेरा आने के बाद में जो इंडिया की रियल एस्टेट थी वो काफी चेंज हो गई। आपको जैसे पता ही होगी, पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते थे लेकिन बीच में रुक जाते थे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और टैक्स पेयर के जो पैसे थे वो उसमें मर जाते थे इसी बीच में। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने रेरा को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी भी इसके प्रोविजंस के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज सर हमें उन्हीं सब प्रोविजंस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस है रेरा के जो इम्पोर्टेंट है। सर सबसे पहले तो मैं वैसे तो हमें उसका बेसिक भी जानना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं बेनिफिट से स्टार्ट करूंगी कि एक नॉर्मल बायर जो कि प्रोजेक्ट बाय करना चाहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या बेनिफिट है रेरा का, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको नोटिस करनी चाहिए किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। Okay. Thank you, Sefali ji. Thank you, Consultage, for inviting me on this seminar. Okay. पहले बेनिफिट बताने से पहले मैं उसको रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा। जब तक रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं होगा बेनिफिट ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो हर बिल्डर ने कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले उस प्रोजेक्ट को रेरा अथॉरिटी के पास में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 3। वो रजिस्ट्रेशन होता क्या है? कोई उस बिल्डर ने प्रोजेक्ट लाने से पहले कोई प्लॉट ऑफ लैंड लेगा जिसको डेवलप करना है, जिसमें प्रोजेक्ट लाना है, उसका सारे अप्रूवल पहले ले लेगा और उसका प्लान, लेआउट, डिजाइन सारी चीजें रेडी कर लेगा और सारी डिटेल्स के साथ में रेरा अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन डालेगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरा ये लैंड है, इसका लेआउट प्लान ये है, इसकी एमिनिटी मेरी ये रहेगी, मेरे ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये आर्किटेक्ट है, ऐसे इतने यूनिट्स बनेंगे, 2 बेडरूम बनेंगे या 3 बेडरूम बनेंगे या विला बनेंगे, इसमें ये और सारे करीब एक प्रोजेक्ट को लाने में करीब 55-56 अप्रूवल जरूरत पड़ती है। सारे अप्रूवल पहले बिल्डर ले लेगा और सारे को एनक्लोज करेगा एप्लीकेशन के साथ में रेरा अथॉरिटी के पास में कि मैं प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए रेडी हूं, तब अप्लाई कर सकता है वो। अब फिर रेरा अथॉरिटी उस सारी एप्लीकेशन को सारी को जांच करेगी और सेटिस्फाइड होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन देगी। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही बिल्डर उसको प्रोजेक्ट को बेचना, होम बायर को अलॉट करना शुरू कर सकती है। जब तक कोई बिल्डर को रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है वो उसको बेच नहीं सकती, प्रमोट नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो ये रेरा रजिस्ट्रेशन सेक्शन 3 वाला ये समझना बहुत जरूरी था। अब बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट तो है कि अब होम बायर को ये रेरा आने के बाद से घर बैठे सारा कुछ पता चलेगा, पता चल रहा है। पहले जब इन्वेस्ट करते थे तो उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता था कि उसके कॉन्ट्रैक्टर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, कितने यूनिट बनेंगे, कितने बिक गए, अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, कुछ नहीं पता था। और डिसाइड करके होम बायर कुछ चीजें जान करके इन्वेस्ट कर देता था और वो फंस जाता था और उसको नहीं मिल पाता था टाइमली। तो अब उसको घर बैठे सब कुछ पता चल सकता है कि कौन उसके बिल्डर हैं, उसके पीछे डायरेक्टर कौन है, वो और प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटी है, कैसा प्लान है, क्या लेआउट है। क्योंकि हर प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को बिल्डर ने हर एडवर्टाइजमेंट में नीचे कोट भी करना है। आप देखे होंगे अखबार में या कुछ भी मैगजीन में किसी भी प्रोजेक्ट का आता है तो नीचे देखेंगे एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और कौन सी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, कौन सा स्टेट में रजिस्टर्ड है, उसकी पोर्टल नंबर और ईयर लिखा रहता है। उसको देख के आप उस स्टेट गवर्नमेंट, उस रेरा अथॉरिटी के वेबसाइट में लॉग इन कर लेंगे और वो नंबर डालेंगे तो उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आ जाएगी। तो आप डिसीजन लेने से पहले होम बायर के पास अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन सारी डिटेल होगी, तो कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। तो एक तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो होम बायर ने रिसर्च के दौरान में 2, 4, 5 जितने को देखना है, जितने प्रोजेक्ट को देखना है, सारा देखे, कंपेयर करे, सारी प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करे और फिर डिसीजन ले कि मुझे क्या सूट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो ये है। अब उसका सेकंड बेनिफिट,
अब रेरा रजिस्ट्रेशन में बिल्डर को ये भी बताना है कि मैं इस प्रोजेक्ट को किस डेट तक कंप्लीट कर दूंगा। उसमें एक दिन की भी गुंजाइश नहीं है। आप 2020 में कोई बिल्डर प्रोजेक्ट ला रहा है और ये कहता है कि मैं 2023 को 31 अक्टूबर को कंप्लीट कर दूंगा, तो उसको 31 अक्टूबर 2023 को ही कंप्लीट करना पड़ेगा और वो पहले ही पता चलेगा। और रेरा जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो उसको रजिस्ट्रेशन देंगे वो 31 अक्टूबर 2023 तक का देंगे। उससे पहले उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो उसको क्लियर कट होम बायर को पता लगेगा कि इसको पोजीशन कब मिलने वाला है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अब थर्ड बेनिफिट, अब इसमें 10% देने के बाद में बिल्डर और पैसे ले नहीं सकता होम बायर से जब तक कि वो एग्रीमेंट नहीं साइन कर देता है। पहले 30-40% तक भी पेमेंट ले लेते थे और एग्रीमेंट बिल्डर साइन नहीं करता था। अब मैक्सिमम 10% बिल्डर होम बायर से ले सकता है विदाउट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। 10% के बाद में एग्रीमेंट उसको साइन करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो आगे बढ़ सकता है उसमें। अब ये हो गया तीसरी बेनिफिट। चौथी बेनिफिट है, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट पहले होती थी, वन साइडेड एग्रीमेंट होती थी। सब बिल्डर बायर एग्रीमेंट खुद ही बनाते थे बिल्डर, और सब अपने उनके वन साइडेड सारे क्लॉजेस उनके फेवरेबल होते थे। अब जो है मॉडल एग्रीमेंट टू सेल फॉर्मेट रेरा लॉ ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, वही बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही बिल्डर बायर दोनों और होम बायर साइन करेंगे और मॉडल एग्रीमेंट ही होगा वो। तो उसमें वो वन साइडेड नहीं है, वो दोनों तरफा है। मतलब जैसे एक तरफा और दूसरा तरफा का मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट है। पहले वो सारे बिल्डर जो है इन केस ऑफ डिले इन एनी इंस्टॉलमेंट 18%, 21%, 24% तक इंटरेस्ट ले लेते थे। और उनको अगर देना है, उनको अगर रिफंड करना है तो बहुत, और लेट करने की पेनल्टी देनी है तो बहुत मिनिमम 5 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो कि 1-1.5% होगा साल का, उतना ही देते थे वो। अब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो बिल्डर होम बायर से डीले के लिए चार्ज करेगा, अगर कल को वापस करना पड़ जाए पैसा, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बहुत ही बेनिफिट है। और आगे जो बेनिफिट है, इसको हर 3 महीने में हर बिल्डर को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रेरा में फाइल करनी पड़ेगी। हर 3 महीने में प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, उन 3 महीने में क्या काम किया, ये बिल्डर को उस पोर्टल में डालना पड़ेगा। और उस पोर्टल में हर कोई होम बायर वो देख सकेगा कि इन 3 महीनों में क्या प्रोग्रेस है, क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है। अब और एक बेनिफिट, बिल्डर हर हर प्रोजेक्ट के लिए एक सोसाइटी बनाना कंपलसरी है उसको। जितने एलओटी हैं, उन एलओटी का एक सोसाइटी बनाएगा, और सोसाइटी बनाने के बाद सारे होम बायर जो है कनेक्टेड हो जाएंगे। तो कल को उनको कहीं धोखा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो सारे यूनाइटेड होकर फाइट कर सकेंगे। पहले होम बायर को पता ही नहीं होता था कि और इसी प्रोजेक्ट में और कौन कौन इन्वेस्टर हैं, एक दूसरे को मिल ही नहीं पाते थे। अब वो कंपलसरी हो गया है, वो बिल्डर की ड्यूटी है सबको मिलाना, सबको एक सोसाइटी बनाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब हर बिल्डर को हर प्रोजेक्ट के लिए एक एस्क्रो अकाउंट खोलना है। उस उस प्रोजेक्ट में एस्क्रो अकाउंट खोलने का मतलब, होम बायर से जितने भी पैसे मिलेंगे, एटलीस्ट 70% ऑफ द मनी कलेक्टेड हैज टू बी डिपॉजिटेड इन दैट एस्क्रो अकाउंट। और उस एस्क्रो अकाउंट से पैसे केवल उस प्रोजेक्ट के लिए ही निकलेंगे। उस उसको निकालने के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट, तीनों 3 सर्टिफिकेट जब तक नहीं देंगे, उस एस्क्रो अकाउंट से पैसे नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब पहले जो फंड का डाइवर्सन होता था, दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर देते थे, जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होती थी, इस एस्क्रो अकाउंट जो कि कंपलसरी है, अब आगे फंड डाइवर्सन भी नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट बेनिफिट, आगे जो है प्रोजेक्ट जो बेचते थे, जो चार्ज करते थे, वो सुपर बिल्ट अप एरिया, सुपर एरिया, ऐसे टेक्निकल टर्म यूज करते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, जो कि जनरल होम बायर नहीं समझ पाता ये सब चीजें क्या है। उसको तो उस फ्लैट में, उस मकान में रहने के लिए जितना जगह मिलेगा, उसके लिए कंसर्न वो इंपॉर्टेंट है। जी। वो होता है कारपेट एरिया। तो होम बायर, एक लेमन होम बायर को कारपेट एरिया ही समझ में आती है। उसको सुपर सुपर बिल्टअप, ये टेक्निकल टर्म उसको कोई लेना देना नहीं है। अब अंडर रेरा नाउ इट इज कंपल्सरी टू सेल
एज पर कारपेट एरिया, वो कंपलसरी है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो भी प्राइस होगा, प्राइस तुम ज्यादा ले सकते हो, लेकिन कारपेट एरिया से डिटरमिन करोगे। उसको कितना यूज के लिए एरिया होगा वही होगा। कॉस्ट डिटर्मिनेशन का जो है, कारपेट एरिया मेंशन करना कंपलसरी है, कॉस्ट वही डिटरमिन करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस और एक नेक्स्ट बेनिफिट जो है, कोई बिल्डर प्रोजेक्ट को आधे में किसी और दूसरे बिल्डर को बेच के बाहर नहीं जा सकता जब तक 67% ऑफ द एलओटी का उसको ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए। प्रायर अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा, कोई बिल्डर एग्जिट नहीं कर सकेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। और एक बेनिफिट बता रहा हूं, कोई बिल्डर प्लान अप्रूव करवा लिया, उस प्लान में लेआउट में कोई भी माइनर भी चेंज करना है, तो अब 67% ऑफ द एलओटी का प्रायर अप्रूवल लेगा, फिर उसमें अल्टरेशन कर सकेगा। पहले तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिख ही देते थे कि हम जब मर्जी कोई भी लेआउट प्लान चेंज कर दें, कुछ भी कर देंगे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट और एक बेनिफिट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके डिलीवर करने के बाद भी 5 साल तक कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो होम बायर जो है क्लेम कर सकता है बिल्डर से डैमेजेस जो है। ये नहीं कि प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया, कंप्लीट कर दिया तो उसका ड्यूटी खत्म है। नो, इवन आफ्टर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट आफ्टर 5 इयर्स तक भी उसकी लायबिलिटी रहेगी कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए। और एक बेनिफिट, रेरा के अंडर में रेरा अथॉरिटी है, जो कि आपस में अगर कोई दोनों में डिस्प्यूट है बिल्डर और होम बायर का, तो रेरा अथॉरिटी के पास में जाइए और अपने रिड्रेसल के लिए बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, बहुत जल्दी फैसला आ जाते हैं, और ये भी एक बेनिफिट है। और जो कि जनरली एज पर लॉ तो 60 डेज में डिसीजन आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 60 डेज में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन 6-8 महीने में डिसीजन आ जा रहे हैं। तो ये मेन कुछ बेनिफिट मैंने बताया ये। जी, जी। बस। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर कि जो ये रेरा है, प्रोविजंस जो है रेरा के, ये किन-किन टाइप की बिल्डिंग्स पे या फ्लैट्स पे एप्लीकेबल होते हैं? जैसे कौन-कौन इनके दायरे में आते हैं? और अगर मैं खुद कोई कंस्ट्रक्शन करा रही हूँ या मेरी लैंड पे कोई डेवलपर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो क्या वो भी इसमें कवर होते हैं? या सिर्फ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ वही इसमें कवर होते हैं? तो इसका स्कोप क्या है? इसमें कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स कवर होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एप्लीकेबिलिटी है, इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो अंडर डेवलपमेंट है, जो डेवलप्ड हो चुका है, वहां अप्लाई नहीं होता है रेरा। अंडर डेवलपमेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जहां लैंड की साइज 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और नंबर ऑफ यूनिट 8 से ज्यादा है, दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया एक फुलफिल होता है तो रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई बिल्डर 200-200 गज में 10 बंगले बनवा रहे हैं, बना के बेच रहा है, तो कितना हो गया? 2000 स्क्वायर गज हो गया, जो कि 500 मीटर से ज्यादा है, तो रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी, जी। मान लो कोई 300 गज में कोई बिल्डर 5 मंजिल बना रहा है और 1 मंजिल में 2 फ्लैट है, तो टोटल 10 फ्लैट हो गए और गज 300 है। जी। यूनिट वाली क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो जा रही है। 8 है मैक्सिमम, तो यहाँ भी रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। तो आइदर 500 स्क्वायर मीटर से मोर लैंड साइज और नंबर ऑफ यूनिट क्या है? फ्लैट हो सकता है, बिल्डर फ्लोर हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, वो दुकान भी हो सकता है, 8 दुकानें से ज्यादा हो उस प्रोजेक्ट में तो एप्लीकेबल। जो साइज, यूनिट के साइज कुछ भी हो सकती है, वहां पे नंबर ऑफ यूनिट है, तो 500 स्क्वायर मीटर और नंबर ऑफ 8 यूनिट, इसमें से कोई भी एक्सिड करता है तो रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। और रेरा जो एप्लीकेबल है, नॉट ओनली रेसिडेंशियल के लिए है, ये सारे प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, इवन कॉमर्शियल के लिए भी एप्लीकेबल है। के लिए, ऑफिस के लिए, शोरूम के लिए, गोडाउन के लिए, रेसिडेंशियल में चाहे अपार्टमेंट है, चाहे फ्लोर है, चाहे बंगलो है, या सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट भी हो। और ये उनको भी एप्लीकेबल है जो 1 जुलाई 2017 को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे। प्रोजेक्ट तो पहले के थे, लेकिन 1 जुलाई 2017 को वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको भी रेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो पुराने हैं, हमको तो रेरा तब तो आया नहीं था। नो, आपको
कंप्लीट आपने नहीं किया था 1 जुलाई को, तब ये आपको एप्लीकेबल होंगे। ये है इसकी एप्लीकेबिलिटी शेफाली जी। ओके। अच्छा सर, इसमें जैसे मान लीजिए कुछ जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, जैसे मान लीजिए मेरी लैंड है और उस पे मैं डेवलपर को बोलती हूँ कि वो कंस्ट्रक्शन कर ले, और उसमें फिर कुछ फ्लोर वो रख लेते हैं और कुछ फ्लोर उसमें से डेवलपर को दे दिए जाते हैं। तो ये जो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है वो भी रेरा के दायरे में आती है? अगर यदि 500 यदि ये वाले 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो आ जाएंगे उसमें, कि ओके। 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा और नंबर ऑफ वार्ड यूनिट से ज्यादा, हम्म। ये ओके क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। ओके ओके ओके। तो अच्छा, अब एक लास्ट सवाल, कि मान लीजिए अब एक डेवलपर है जिसने स्टार्ट किया कोई प्रोजेक्ट, लेकिन जैसे कि पास्ट में आपको पता है बहुत बार हुआ है कि डेवलपर बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाते हैं, या पैसे लेके वो किसी और प्रोजेक्ट में लगा लेते हैं, या कई बार वो कुछ भी करके निकल जाते हैं प्रोजेक्ट से। तो उसका एक मैंने कहना चाहती हूँ कि मतलब सेफ गार्ड क्या है? मतलब चलिए बिल्डर को तो मैंने कहा कि हाँ तुम्हें 2 साल में कंप्लीट करना है, लेकिन मान लीजिए उसके बाद बिल्डर ने नहीं कंप्लीट किया, तो जो एक होम बायर है उसके लिए कोई सेफ गार्ड है कि भाई हाँ जैसे एस्क्रो अकाउंट के पैसे हैं तो वो वापस मिलेंगे उनको, या उस प्रोजेक्ट को फिर किसी और को दे दिया जाएगा जो कंप्लीट कर सके, मतलब उसके लिए क्या बेनिफिट है इसमें? नहीं, ऐसे कोई भाग ही नहीं सकते ना, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। बिल्डर प्रोजेक्ट ले लिया, लॉन्च कर दिया और बीच में छोड़ के तो जा ही नहीं सकता बिना 67% ऑफ द होम बायर के प्रायर अप्रूवल के। जी जी। तो क्राइम हो जाएगा, वो तो जा ही नहीं सकता। जब लीगली वो जाने को लिए उसको है ही नहीं, उसको राइट ही नहीं है जाने का, तो जाएगा कैसे वो? और जाएगा तो जी। फिर तो रेरा अथॉरिटी भी नहीं छोड़ेगी और होम बायर भी सारे नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो प्रोजेक्ट जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंदर कंप्लीट नहीं करते हैं, तो फिर उसका क्या रिपरकशन होगा? मतलब रेरा अगर अथॉरिटी उन पे कंप्लीट फिर पेनल्टी लगाएगी या होम बायर को भी कुछ देगी? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर प्रोजेक्ट जो टाइम उसने प्रिस्क्राइब किया, जो बता रखा है, जो कमिट किया हुआ है, वो अगर नहीं करता है, तो बायर के पास में 2 ऑप्शन है फिर। जी। एक तो रेरा अथॉरिटी उसको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट पेनलाइज कर सकती है। ओके। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% पूरे का। मान लो जी। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो सिर्फ डिले करने के कारण रेरा हम्म। अथॉरिटी उसको 20 करोड़ की पेनल्टी लेवी कर सकती है। ओके। सेकंड, होम बायर के पास में 2 ऑप्शन आ जाएगा फिर। होम बायर एक तो है हुआ कि वो जितना पीरियड डिले हुआ, उस डिले पीरियड का कॉम्पेंसेशन ले पोजीशन के साथ में, एक ऑप्शन। हम्म। दूसरा ऑप्शन है होम बायर के पास में कि वो प्रोजेक्ट से एग्जिट कर दे, कि मुझे ओके। मेरा पैसा वापस करो और कॉम्पेंसेशन के साथ में दो मेरे को। तो होम बायर जी। जब डिले के केस में चाहे एक दिन भी डिले हो जाए, होम बायर के पास में ये 2 ऑप्शन रहेंगे। हम्म। दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकता है वो। सो आई थिंक काफी हेल्पफुल था ये वीडियो। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सर ने बताई, सबसे पहले तो ये कि रेरा के रजिस्ट्रेशन के बाद जो बहुत सारे कंट्रोल एक्चुअली हो गए हैं डेवलपर के ऊपर, तो ये बहुत मुश्किल है उनके लिए कि वो प्रोजेक्ट अब बीच में छोड़ के उस तरीके से जा पाए जैसे कि पास्ट में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर हुआ है। और अच्छी बात ये है कि 2017 1 जुलाई से जब से जीएसटी भी एप्लीकेबल हुआ था, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे भी इसको एप्लीकेबल किया गया। एंड आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी कि क्या क्या आपके राइट हैं। जैसे पहले सुपर एरिया, ये एरिया, वो एरिया, तो बायर को समझ ही नहीं आता था, उसको बिल होता था सुपर एरिया के हिसाब से, उसको पता चलता था कि कट कट के उसको इतना कम परसेंटेज मिल रहा है। तो वो सारी चीजें काफी हद तक रेरा ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रेरा में, अब कोई भी नया फ्लैट बाय करने से पहले आप एक तो रेरा की साइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। तो अब मैं सर को इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूंगी, उन्होंने टाइम निकाला और इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए बोले। आगे भी इसी टॉपिक पे और बहुत सारे वीडियोस के साथ हम सर के साथ भी आएंगे। तो इसी के साथ मैं सर को थैंक्स बोलना चाहूंगी दोबारा से, और आज का वीडियो हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफाली जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक थैंक यू यू वेरी मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी का ज्वाइन कर सकते हैं।